नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर की सीरीज में हम लगातार आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की मौजूदा स्थिति के बारे में कि किस तरह से बगावत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में उनके लिए मुश्किलें हैं। 27 के विधानसभा चुनावों से पहले इन लोगों की खैर खबर लेना बहुत जरूरी है। और आज बात इन्हीं बागी विधायकों के टीम लीडर की। जी, ये वही टीम लीडर थे जो इन सारे लोगों को समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी लेकर गए थे। वोट इन्होंने कराया था, इन्होंने ही डील कराई थी, इन्होंने ही समाजवादी पार्टी के उन विधायकों को सब्ज़बाग दिखाए थे कि तुम मेरे साथ चलोगे, मैं भी मंत्री बनूंगा, तुम भी मंत्री बनोगे, हम सब मंत्री बनेंगे और भाजपा वाले किनारे हो जाएंगे, सारे बागी मंत्री हो जाएंगे। हुआ क्या? मंत्री बन पाए? भाजपा में बगावत करने वाले समाजवादी पार्टी से कहां मंत्री बने? ना मनोज पांडे है, ऊंचाहार विधानसभा है। मंत्री पद तो छोड़िए, जिन जिन बागियों ने समाजवादी पार्टी से बगावत की वो सारे लोग लोकसभा चुनाव में अपने अपने इलाकों में सांसद नहीं जिता पाए भाजपा का। यही मनोज पांडे ऊंचाहार से, रायबरेली लोकसभा थी, दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ा रहे थे और मंच पर अमित शाह मौजूद थे। क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने उस मंच से। ऊंचाहार में जनसभा हुई थी, वहीं पर ये भाजपा ही हुए थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए। नतीजा क्या हुआ? 4 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जीते हैं। दूसरे एक अमेठी वाले थे, वो भी यही कह के गए थे। तीसरे एक जालौन वाले थे, एक अंबेडकर नगर वाले थे। सब जो है वो ढाक के 3 पात हो गए, इधर से उधर चले गए, ना उधर सेटल हो पा रहे, ना इधर वापस आ पा रहे। वो कहते हैं ना कि ना मोहब्बत मिली, ना विसाले सनम, ना इधर के रहना उधर के, वही वाली कंडीशन है। भाजपा में इन लोगों को इस बार टिकट के बांधे। मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, सारे लोगों के लिए मुश्किल है। वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। मनोज पांडे के ऊपर एक बशीर बद्र साहब का एक शेर समझ में आता है, बहुत अच्छे से याद आता है। वो कहते हैं कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी भी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मनोज पांडे के लिए ये कहानी, मैं ये शेर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी रायबरेली में जो दिशा की बैठक हुई थी, इतने ज्यादा ये शर्मिंदा हुए थे राहुल गांधी के सामने। सिर्फ यही नहीं, अदिति सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, ये सारे बागी कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी, भाई अदिति और दिनेश प्रताप सिंह तो कांग्रेसी रहे हैं, मनोज पांडे बागी थे, कभी राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़वा रहे थे 19 के लोकसभा चुनाव में, 24 में उनके खिलाफ खड़े थे। तो ये सारी चीजें हैं। ये कहानी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो सिनेरियो बना। लेकिन मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, नंबर 2 के आदमी थे विधानसभा में। और जो 2023 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें जब इन्होंने पार्टी के निर्देशों के खिलाफ विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया, इस कदम ने समाजवादी पार्टी के भीतर इनके खिलाफ असंतोष और राजनीतिक हलचल को पैदा कर दिया था। हालांकि मतदान से पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूर जाने की जो भूमिका है वो बनाना शुरू कर दिया था। कैसे, ये आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला काम इन्होंने किया था, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा चुनावों से पहले मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक, जिसे चीफ व्हिप भी कहते हैं, उस पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण और आध्यात्मिक यात्रा की इच्छा का हवाला दिया था। हालांकि उनका यह कदम पार्टी के भीतर संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच आया था। खबरें उड़ चुकी थी कि ये जो है भाजपा के प्रत्याशी के लिए क्रॉस वोट करेंगे और इसके बाद सपा नेतृत्व में चिंताएं बढ़ी थी। दूसरा मामला क्या था? दूसरा मामला था भाजपा के प्रति झुकाव। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया मुख्य सचेतक के पद से, उसके बाद मनोज पांडे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुणगान गाने लगे, योगी जी के गाने गाने लगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका झुकाव दिखने लगा। जैसे ही इन्होंने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद मनोज पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी जी के बड़े बड़े गुणगान करने लगे, कहने लगे कि भारत को उनके नेतृत्व की जरूरत है और भाजपा नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें होने लगी। उसके बाद उनके पार्टी बदलने की अटकलें तेज हो गई। इन्हीं सबके बीच मौका आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनके टिप्पणियों का, धार्मिक मुद्दों पर इनकी असहमति का।
मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी नेता जो थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने देवी देवताओं और सनातन धर्म पर टिप्पणी कर दी। इस बात से मनोज पांडे नाराज हो गए। उनको एक बहाना मिल गया पार्टी छोड़ के जाने का। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं पार्टी से किनारा कर रहा हूं। हालांकि इसके बाद मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों चले गए। फिर मौका आया भाजपा में शामिल होने का। मई 2024 में मनोज पांडे औपचारिक रूप से भाजपा के सदस्य हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने उस मंच पर बड़ी बड़ी बातें कही थी कि वो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, फिर चाहे राजनीति में वो रहें या ना रहें। असल में उनको ये लग रहा था मनोज पांडे को कि ये जो जनसभा हो रही है 2024 के चुनावों से पहले, 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि इन्हीं सबसे तो भाग करके मनोज पांडे भाजपाई हो रहे थे। तो कहावत नहीं सुनी कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूदते हैं, तो ये सब कूद कर जा रहे थे। इनको ये लग रहा था कि अब सपा जो है वो दगा कारतूस हो गई है, कांग्रेस अब कभी उत्तर प्रदेश में जन्मेगी नहीं, वो बेकार हो गई है। 24 के चुनावों ने इन सब के दिमाग पर एक पानी फेर दिया। 37 सीटें सपा जीत गई, 6 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीत गई। इसी रायबरेली सीट पर राहुल गांधी एक तरफा वोटों से जीत गए। ये सब इन लोगों को अब एहसास हो रहा है। और 2024 का लोकसभा चुनाव और मनोज पांडे की बगावत एक दूसरे के पैरेलल हैं। लोकसभा के इसी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी मैदान में थे, तो बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह। इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए विधायक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे थे और खुद मंच पर अमित शाह ने उनको ऊंचाहार के मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, जनसभा चल रही थी, और वहां पर इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। लेकिन नतीजा क्या आया? राहुल गांधी ने 4 लाख वोटों से दिनेश प्रताप सिंह को हरा दिया। 17 मई 2024 का वो समय था जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। तो आधिकारिक रूप से अमित शाह ने इन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराया था। इनको लग रहा था कि अब सब बदल जाएगा, भाजपा में आने के बाद इनके लिए बहुत सारे जो हैं वो परिणाम सुखद हो जाएंगे। और जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है, अगर मैं इसका सिनेरियो भी आपको बताऊं तो इसका भविष्य बहुत बड़े लेवल पर जाति समीकरणों को निभाता है, उस पर निर्भर करता है। और ये भाजपा भले कुछ कहे कि जाति और धर्म पर हम चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव इसी पर लड़ते। तो अब बात होगी ऊंचाहार की जातिगत समीकरणों की, क्योंकि जातियों का यहां संतुलन ऐसा है जो ना तो पूरी तरीके से किसी एक दल के पक्ष में रहता है और ना ही एक वर्ग के निर्णायक रूप में बहुमत के तौर पर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं और किंग भूमिका में प्रत्याशी को जिताने में बड़ा रोल निभाते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण मतदाताओं की, जो 18 से 20% है। हर दल इनकी ओर अपना ध्यान रखता है। ये प्रभावशाली मतदाता हैं। 2012, 17 और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी में थे, बड़े ब्राह्मण फेस थे, और यही बहुत बड़ी वजह थी कि इनके चुनाव लड़ने से भाजपा यहां पर मजबूत नहीं हो पाई। इनको बड़ा फायदा मिला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का। उसके बाद यादव हैं जो 14 से 16% है, ये समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है। इसके बाद मुसलमान हैं, ये भी 12 से 14% है। यादव और मुसलमान का जो MY कॉम्बिनेशन है वो सपा और कांग्रेस के लिए हमेशा रीढ़ माना जाता है, और दोनों अगर मिल जाते हैं तो तकरीबन 25 से 30% तक ये वोट होता है, और ये एक ताकतवर समीकरण है। इसके बाद दलित वोटर हैं जो 16 से 18% हैं। बसपा और भाजपा दोनों में बटे हुए हैं, लेकिन 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका रुझान बढ़ा है, क्योंकि वो लाभार्थी वाली जो योजनाएं हैं ना, उनके जरिए भाजपा इनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये भाजपा की तरफ इनका मन डोला है। इसके बाद वैश्य हैं जो बनिया और तेली समाज से आते हैं, 6 से 8% हैं। इसके बाद ठाकुर हैं जो बहुत कम आबादी में है, 6 से 7% में, लेकिन ये भाजपा के सीधे सीधे समर्थक हैं, भाजपा को वोट करते हैं। इसके बाद कुर्मी हैं जो 5 से 6% हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बटे हुए हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में निषाद, कश्यप जैसे समाज हैं जो 8 से 10% हैं। इनकी मुद्दा आधारित जो वोटिंग है वो बहुत खास है। जैसे भाजपा के लिए ब्राह्मण दलित अगर ये मिल जाते हैं तो ये 36 से 40% का गठजोड़ बन जाता है, और अगर यादव मुसलमान अलग हो जाते हैं तो ये सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के लिए यादव और मुसलमान और पिछड़ा एक साथ आ जाए तो 34 से 38% का टकराव होता है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम और कुछ दलित वर्ग जुड़ जाते हैं तो 20 से 24% का काम करते हैं। तो ये बात है। तो मनोज पांडे चूंकि अगड़ी जाति से थे, ब्राह्मण वर्ग से थे, तो ब्राह्मण, दलित, मुसलमान और यादव ये मिलकर इनको यहां से विधायक बना।
चूंकि मनोज पांडे के लिए क्या मुश्किलें हैं ये आपको बताऊं, उससे पहले अभी कुछ दिनों पहले की एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूं जी। उस तस्वीर में क्या था, असल में रायबरेली जिले की विकास समन्वय और निगरानी समिति की जो बैठक होती है दिशा की, उस बैठक में नेता एक दूसरे से नजरें चुराते नजर आए। क्यों और किससे, ये समझिए बड़ा दिलचस्प मामला है। असल में राहुल गांधी सांसद थे, उनके सामने बैठे थे 3 विधायक और ये तीनों लोग कभी राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया करते थे और अब मौका ऐसा था कि उनके सामने बैठे थे और कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। ये दिशा की बैठक में बड़ा खास हुआ कि 4 बड़े नेता बैठे थे, 4 क्या 5 बैठे थे, लेकिन पांचों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी, आदित्य सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, ये 4 लोग बैठे थे लेकिन चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी, सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। असल में आपको याद होगा कि राहुल गांधी टीम के ही ये सारे मेंबर थे और चूंकि मनोज पांडे की जब हम बात कर रहे हैं तो इन 2 बागी विधायकों पर भी थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करते चलते हैं, आपको बताते चलते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा और कई चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने दिनेश प्रताप सिंह को एमएलसी बनाया था जब उनके भाई कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। एक दौर में दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी की टीम का मेन मेंबर माना जाता था, मजबूत हिस्सा माना जाता था, लेकिन साल 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने पाला बदल लिया था और वो भाजपाई हो गए थे। अच्छा, यहां से एक बात देखिए कि जितने लोग बगावती होते हैं भाजपा बहुत तिकड़म से लाती है, उनको पता ही आ तो गए जीत नहीं पाएंगे, उन्हें उसी कांग्रेसी परिवार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते लड़ा देते हैं। दिनेश प्रताप सिंह जैसे ही छोड़ के कांग्रेस गए, उनको गांधी परिवार के खिलाफ लड़ा दिया। 2019 और 2024 में सोनिया के खिलाफ 2019 में लड़ाया और 2024 में राहुल के खिलाफ लड़ा दिया। मतलब आपकी वापस जाने की सारी जो शंकाएं होती, सारे जो रास्ते होते हैं, भाजपा खुद बंद कर देती। दोनों बार हार गए और अब जब बैठक थी तो दिशा की बैठक में हिस्सा लेने दिनेश प्रताप सिंह बैठे, लेकिन ऐसे नजरें चुरा रहे थे कि पूछिए मत। दोनों के बीच एक लाइन की गुफ्तगू नहीं, ना राहुल गांधी ने कोई बात की ना उन्होंने। दूसरे नंबर पर थी रायबरेली सदर से विधायक आदित्य सिंह। आदित्य सिंह के पिता राहुल गांधी के बड़े करीबी, जो है वो प्रियंका गांधी के करीबी, सोनिया गांधी के करीबी। और आदित्य सिंह ने जब बैठक की शुरुआत हुई, एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, मतलब एक तरीके से अपना परिचय दिया जाता है, तो वो खड़ी हुई राहुल गांधी के सामने। अब अपना इंट्रोडक्शन वो राहुल गांधी को क्या दे, राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव लड़वाया था, फिर भी क्योंकि भाजपा ही थी, एक प्रोटोकॉल है, खड़ी हुई मुस्कुराई। राहुल गांधी ने भी कटसी में मुस्कुराया, लेकिन मुश्किल से 2-3 सेकंड ये मुस्कुराहट बनी, उसके बाद सारी चीजें आसान से खत्म हो गई। मनोज पांडे के लिए इस सीट पर भाजपा के बैनर पर जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी वजह से मनोज पांडे अभी अपनी विधानसभा सीट से सटे एक सरायनी विधानसभा है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, वहां गए थे। एक हत्या हो गई थी एक मामले में। वहां पर हुआ क्या, मनोज पांडे जैसे ही पहुंचे तो वहां पर पहले से ही जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ा था, वो अपने प्रत्याशियों के साथ पहले से मौजूद थे उस परिवार को सांत्वना देने। मनोज पांडे जैसे ही पहुंचे तो वो नेताजी को लगा कि ये तो मनोज पांडे यहां से आ गए, क्या मतलब ये ऊंचा हार की बजाय सरायनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? इनका तो यहां पर अगर मामला सेट हो जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, वो भी तो कहीं से चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी साहब। तो उन्होंने अपने प्रत्याशी में जो उनके कर्मचारी और उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने उसका दिया। वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगा। मनोज पांडे के खिलाफ खूब विरोध हुआ। मनोज पांडे जिस घर में गए थे सांत्वना देने, वो सब तो किनारे हो गया। अपनी आप को बचा करके मनोज पांडे जैसे तैसे गाड़ी में बैठ के वापस ऊंचा हार पहुंचे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मनोज पांडे बेसिकली ऊंचा हार के अलावा भी विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें सरायनी उनके लिए एक मुलायम चारा है, एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों है ये समझिए। जातियों का ही इस पे पूरा खेल है। जैसे ऊंचा हार में क्या है, मैंने आपको बताया कि ठाकुर और ब्राह्मण 36-40 हजार हैं, 36,000 ठाकुर हैं, 40,000 ब्राह्मण हैं। इसके अलावा 64,000 पासी हैं, यादव हैं 42,000, मौर्य हैं 25,000, मुस्लिम है 18,000। यानी कि अगर भाजपा के बैनर पर वो लड़ेंगे तो उनको सिर्फ अगली जातियों का वोट मिलेगा, उनको ठाकुर वोट करेगा, उनको ब्राह्मण वोट करेगा, उनको पिछड़ी जातियां ओबीसी यादव मुसलमान वोट नहीं करेगा। पांडे जी जो चुनाव जीतते थे वो अपने नाम के साथ साथ समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जीतते थे। अब अगर वो बीजेपी के बैनर पर लड़ेंगे और सिर्फ उनको अगली जातियां वोट देंगी तो 36 और 40,000 आप मिला लीजिए, आप करीबन 76,000 के आसपास हैं। यानी कि जो दूसरी जातियां हैं वो वहां पर 1.25 लाख के आसपास है, आप चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए वो सरायनी जाना चाहते हैं। क्यों सरायनी जाना चाहते हैं? सरायनी में
ठाकुर और ब्राह्मण वोटर ज्यादा है। वहां पर ठाकुर 65,000 के आसपास है और ब्राह्मण 70,000 के आसपास है। बाकी मुसलमान, यादव, पासी, ये सारे लोग जितना मिला लेंगे वो करीबन 1 लाख 1.25 लाख के आसपास पहुंचते हैं। ठाकुर ब्राह्मण अकेले 1.25 लाख पहुंच जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन पांडे जी को समझ में आया है, क्योंकि देखिए ये बात साफ है कि अब तो समाजवादी पार्टी से तो उनको टिकट मिलेगा नहीं, समाजवादी पार्टी से नहीं मिलेगा, भाजपा से मिलेगा, लेकिन ऊंचाहार में जातिगत सिस्टम उनके खिलाफ है। तो जातिगत सिस्टम उनके खिलाफ है तो अब इस जातिगत सिस्टम को बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए तो मनोज पांडे बगल में सरायनी जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर ऊंचाहार में ना सही तो सरायनी में मिल जाए। भाजपा के लोग वहां विधायक वो जो बगावत कर रहे हैं, और भाजपा भी ये बात समझ रही है कि जितने बगावती लोग आए हैं उनको सेटल कर पाना मुश्किल है। हालांकि इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर गठबंधन में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी वहां पर अमेठी में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस का संगठन जो है वो चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में रायबरेली की ऊंचाहार सीट कांग्रेस के खेमे में जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर कांग्रेस का गठबंधन में प्रत्याशी लड़ता है, समाजवादी पार्टी का उसे सपोर्ट मिल जाता है, तो ये जान लीजिए ठीक यही कॉम्बिनेशन जो मनोज पांडे के लिए बन रहा है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ने पे किसी भी प्रत्याशी को मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी वहां से अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों को बहुत जल्द ऐलान कर सकती है, लेकिन इस बात की गुंजाइशें सबसे ज्यादा हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीटों में अधिकतर सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है, वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, और इसीलिए राहुल गांधी लगातार अपने इन 2 लोकसभा क्षेत्रों पर एक्टिव हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं।